नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की वीकली वीडियो में। लास्ट हफ्ते एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हमें मिलते हुए देखा, लेकिन फ्राइडे के सेशन के अंदर हमने ब्रेकडाउन तो कंफर्म नहीं किया, थोड़ा सा पॉजिटिव आके हम क्लोज हो गए। लेकिन हम हमेशा देखते हैं इसके अंदर हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं यहाँ पे। तो हमने गैप डाउन ओपनिंग दी थर्सडे के कैंडल के लो पे, और फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी वो रेड कैंडल के 50% मार्क तक नहीं पहुंची। ओके, उससे थोड़ा एक पता चलता है कि अभी भी हल्का सा बेरिशनेस है। और अगर मैं देखता हूँ फॉरेन मार्केट्स, खासकर डाउ का चार्ट, डाउ अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हमारा ये पूरा हफ्ता फिर से बेकार गया। और डाउ अगर मैं देखता हूँ तो उनका पूरा हफ्ता काफ़ी अच्छा गया। तो यहाँ पे एक नेगेटिव टू न्यूट्रल, नेगेटिव के अंदर हम फिलहाल माइनर नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा शॉर्ट साइड का सिग्नल भी नहीं है। कोई काउंटर पे ब्रेकडाउन हो सकता है, और थोड़े काउंटर पे हुआ भी है ब्रेकडाउन ऑन दी वीकली चार्ट, बट समहाउ निफ्टी इज मैनेजिंग दी फॉल। ठीक है, सो इस वजह से लेवल की अगर अब मैं बात करता हूँ, तो आने वाले जो अगला जो हफ्ता है अपना, उसके अंदर मेरे को लगता है अगर सेलिंग बढ़ेगी यहाँ से तो हम 24,200 तक आ सकते हैं। ये वो लेवल है जहाँ पे हमें एक हल्का सा गैप दिखाई देता है, जो मैंने सर्कल कर दिया है। ऊपर के साइड हमें स्ट्रेंथ कब दिखेगी मार्केट के अंदर, मेरे हिसाब से अगर हम इस हफ्ते कभी भी 25,025 का लेवल, 25,050 ये लेवल पार करे, तो मेरे हिसाब से एक हमें ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है मार्केट के अंदर ऑन दी अपसाइड। अब दोस्तों यहाँ पे फॉल काफ़ी तेज है, अभिषेक से जानेंगे भी आगे। और ये फॉल की वजह बेसिकली एफआई की सेलिंग तो है, लेकिन और डिटेल में अभिषेक हमें समझाएंगे कि और फर्दर क्या हो सकता है, फंडामेंटल रीज़न और जानेंगे। टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा माइनर नेगेटिव टू कंफ्यूजन का साइन अभी भी हम बरकरार रखेंगे। बैंक निफ्टी में यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी थी। बैंक निफ्टी के अंदर 51,000 का लेवल प्रोटेक्ट हो गया लास्ट सेशन के अंदर। अब वीकली चार्ट अगर मैं देखूं, तो बैंक निफ्टी ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी थी डेली चार्ट पे अच्छे से विजिबल है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एक पुश हो सकता है। वैसे आज एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट है, अब मार्केट का इंतजार करना होगा। ऐसे ओके ओके रिजल्ट है एचडीएफसी बैंक के, लेकिन यहाँ पे गैप फिल का एक पॉसिबिलिटी बन सकता है 52,800 का। ओके, निफ्टी आईटी क्योंकि कल के सेशन के अंदर थोड़ा रिट्रेस किया, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे संभाल लिया। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जो फॉल हुई उसके बाद भी जो रेड कैंडल का 50% मार्क है वहां तक नहीं पहुंच पाया। ओवरऑल यहाँ पे भी हम बोलेंगे थोड़ी सी वीकनेस जरूर है। मार्केट ब्रेड जो है वो थोड़ा वीक है अभी भी। यूएस स्ट्रांग है, बॉन्ड यील्ड जो है आपका अभी भी स्ट्रांग टिका हुआ है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर है, हालांकि लास्ट में सेलिंग देखने मिली। और ब्रेंट के अंदर लगातार नेगेटिव सेशन देखने मिल रहा है। अब ऑलमोस्ट 6 सेशन से ब्रेंट नीचे गिर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल साइड सब कुछ स्टेबल होता हुआ लग रहा है। और साथ ही साथ जो यूएसए के अंदर भी जो सप्लाई थोड़ा बहुत रुक रहा था, वो भी अब मेरे हिसाब से नहीं रुकेगा। वहाँ पे भी अगर हम देखें तो साइक्लोन था, बट उसका भी उतना इम्पैक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे ब्रेंट जो है नीचे है। गोल्ड सिल्वर नया हाई बनाते हुए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और जब ये ब्रेकआउट था तो हम डिस्कस कर रहे थे। पहले इसने पेनेंट बनाया था दोस्तों, पेनेंट बनाने के बाद इसने फ्लैग बनाया पेनेंट को फेल करके। लेकिन जब फ्लैग पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया तो हमने एक फ्लैग पैटर्न का नॉर्मल नीचे से ऊपर हम लगाते हैं तो 2741 का लेवल दिखता है। आई थिंक जल्दी आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो हमने वीकली वीडियो में भी अभिषेक ने आपको बताया था फंडामेंटली, और मैंने आपको टेक्निकली बताया था लॉन्गर ड्यूरेशन का गोल्ड का चार्ट दिखा के, कि 2900 और 3100 ये दोनों ही है रेडार पे हमारे एक बड़े टारगेट के हिसाब से, अब बड़े लेवल के हिसाब से। सिल्वर गोल्ड का पीछा करते हुए फाइनली स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं 31.6 से सीधा 33.6 33.7 के आसपास क्लोज हुआ है। सो ऑलमोस्ट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की ज़रूरत थी। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे ना सिल्वर पे हम इस तरीके की एक मूव एक्सपेक्ट करेंगे जैसा हमने पहले देखा था। तो सिल्वर पे एक थोड़ा मुझे लगता है कि ये पूरा जो कंसोलिडेशन है, ये पूरा कंसोलिडेशन ओवर हो गया है,
और अब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक मूव की शुरुआत होगी, जहाँ पे $3-4 10 से 15% की मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे। सो आई थिंक ग्लोबल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, निफ्टी में दिक्कत है। और अभिषेक, जानते हैं अभी आपसे कि निफ्टी के अंदर ज़्यादा दिक्कत क्यों है? हेलो एवरीवन। सो हम लोग जो देख रहे हैं कि मार्केट में हम यूएसए या बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारा मार्केट लैग बिहाइंड कर रहा है। इसका मेरे हिसाब से मेन प्राइमरी रीजन जो हम कह सकते हैं वो अर्निंग्स है। क्योंकि मार्केट कैसा भी हो, हमेशा लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स डिफाइन करता है कि स्टॉक मार्केट कैसा करेगा। So, if the economy grows, real terms में if the economy grows by 10%, तो stock market will also grow by 10%. This is 101 economics for everyone who's watching. अगर आपका इकोनॉमी 10% से ग्रो करेगा, यानी कि हर कंपनी ऑन एन एवरेज 10% से ग्रो करेगा, तो हमारे स्टॉक मार्केट 10% से ग्रो करेंगे। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि मंथ ऑन क्वार्टर अगर अपन देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ रेट वो गिरते जा रहा है। इट्स लाइक एन ऑल टाइम लो ऑफ 10 मंथ्स 11 मंथ्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ फ्लैट आउट नीचे जा रहा है। एंड यू नेम द सेक्टर, बी इट ऑटो, बी इट कंज्यूमर साइड, बी इट बाइक्स, आप किसी का भी देख लो। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीक का अगर मैं डेटा की बात करूं तो बजाज का रिजल्ट खराब आया, उनका गाइडेंस भी खराब आया। दूसरी तरफ अगर हम देखें कंज्यूमर साइड में, डीमार्ट थोड़ा सा अफ्रेड है रिगार्डिंग फ्यूचर, और दे माइट हैव साइटेड स्विगी एंड जोमेटो फॉर द सेम, बट आई डोंट थिंक दैट्स द प्राइमरी रीजन। एंड थर्ड पॉइंट हेवल्स का मैंने रिजल्ट देखा। सो हेवल्स वाज वन पॉइंट, क्योंकि हेवल्स जिस फील्ड में है वो प्योर प्ले कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम में आता है। एंड अगर उसका ग्रोथ कम हो जाता है, सो इट शोज कि अभी जो अर्निंग सीजन, अभी जो प्राइम अर्निंग सीजन है इंडिया के लिए, उसमें एक थोड़ा मुझे रेड फ्लैग दिख रहा है। दीज आर द रीजंस व्हाई अर्निंग्स हैव बीन लो, हेंस द मार्केट इज शोइंग द सेम। बट हम लोग ये सब जानते हैं कि डीआईआई का जो फ्लो है, इनफ्लो, वो रिकॉर्ड हाई है। एंड दे आर मैचिंग ऑलमोस्ट हाउ मच एफआईआई इज टेकिंग आउट द मनी। सो एफआईआई ने रफली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 75,000 के अराउंड मार्केट से एफआईआई ने पैसा निकाल लिया है। एंड 62,000 डीआईआई का इनफ्लो है मार्केट में। एंड द मार्केट इज डाउन 5 to 7%। सो एक और बात आती है कि अर्निंग्स कम क्यों हो रहा है। एंड यू नो कि कंजम्पशन, जो हम हमेशा बात करते हैं कि कंजम्पशन स्टोरी इंडिया का विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंजम्पशन स्टोरी ऑफ 21st सेंचुरी एंड जो भी है। तो अभी कंजम्पशन स्टोरी इंडिया में फेल होते हुए हमें क्यों नजर आ रहा है? एटलीस्ट इन द पास्ट 5 6 मंथ्स 10 मंथ्स हमारा कंजम्पशन क्यों गिर रहा है? एंड बीइंग एन एडवाइजर माई सेल्फ एंड वी टॉक टू सो मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स, there is one thing that I would like to share with all of you, although I don't have a concrete number backing it, but still I thought ki about sharing it. We have discussed, me and Devraj, we have discussed about it since a long time. This is something called SIP. SIP सही है, जो भी नैरेटिव चला है लास्ट 5 6 साल में, this has shown us that when you backtest the SIP data, you find out we make nearly 15% the money. If any sane person understands that if they can put monthly amount and they make so and so amount, तो आदमी नेचुरली क्या करेगा कि वो अपने जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस है वो उसे कम करेगा, एंड दे वुड रादर पुट मनी इनटू future investments. Why? Because they want to do family planning and everything. So what I've heard from my clients is, like, some of my clients, they make 1 lakh a year, 1 lakh a month, but still are doing SIP worth 30,000, 40,000. And if you ask them कि आप ये पैसा SIP में क्यों लगाते हो, they are like कि they want to secure the future, they want to plan for the future, and they can forgo some expenses. अगर हम एक चीज को समझे कि if this is like, मेरे 100% of the clients feel the same way. Of course, if you talk about HNIs, they put so much money that it's not the case for them. But the people who are in middle class income, who get salary in their bank, they don't have the problem of black or white money. First of all, India's middle class are largely salary based. They get their money in the bank. They they don't have the secured finances right now, so they are putting their money to secure the future, and they are putting money into SIPs. If we see that wealth management companies are doing well right now, and the companies who, like,
consumer centric companies are doing bad, it shows that money is going into stock market, but money is not going into consumer companies. That means the sales are going down, which we can already see, but SIP numbers are record high. So are we seeing a negative side of SIP? Of course, not to that extent. Of course, that's not the thing that we are thinking because this money. But you understand yourself, all the viewers. If you are putting right now 10,000 rupees as SIP, which you are not doing 3 to 4 years ago, what where was that money flowing into? What was that money going into? Of course, some discretionary expenditure to maybe 10%, 20% in cash savings, but mostly in discretionary expenditure, which right now it is not happening because once you put money in SIP, we all don't tend to take it out. We get that feeling that we'll keep it for long term and we all have become long term investors. We don't take that money out. So ये एक प्रॉब्लम है. दूसरी तरफ अगर हम देखें इन्फ्लेशन, आर इन्फ्लेशन हैज द रिटेल इन्फ्लेशन दैट आई टॉक अबाउट फूड इन्फ्लेशन, वो बहुत हाई है और मैंने पहले भी इस चीज को बात करी थी कि वो उस लेवल पर कंसिस्टेंटली है, परसिस्टेंटली है, कि हमारा रिटेल फूड इन्फ्लेशन नीचे नहीं गिर रहा है डिस्पाइट गुड रेनफॉल एंड एवरीथिंग. आवर फूड इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टक अप देयर. एंड आवर कोर इन्फ्लेशन यानी कि जो बिजनेस डिफाइन करता है वो अभी भी बहुत नीचे है. इसका मतलब एक तरफ इंडस्ट्रीज गिर रही है, कूल ऑफ हो रही है, दूसरी तरफ हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमारा एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो आरबीआई है दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ वेदर टू कट द इंटरेस्ट रेट और नो. अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी दे सेड दे आर कॉशियस ऑफ cutting the interest rate, and the reason being the food inflation is still high, and there is a fear that if they cut the interest rate the inflation might even go further ahead. So ये एक issue है, and that's why I feel that our RBI is behind the eight ball. They are not ahead of it right now. ये एक ऐसा यूनिक इशू मिला है इंडिया को, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, दैट देयर रिटेल इन्फ्लेशन इज हाई बट देयर कोर इन्फ्लेशन इज डाउन, कि they are not understanding how to handle it very well. That's why they are kind of lagging behind and they are still thinking कि let's see, wait and watch का जो उनका अभी चल रहा है प्रोसेस, उसका हम असर देख रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी पे एक्टिवनेस होना चाहिए वो हम नहीं देख रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, विच आई थिंक सिंस आवर कोर इन्फ्लेशन इज डाउन, आपका मेन मोटिव होता है कि क्रेडिट साइकिल को रिवॉल्व करे इंडिया में. अगर हर मार्केट में पैसा नहीं है तो क्रेडिट साइकिल को बढ़ाए. क्रेडिट साइकिल को सबसे बढ़ाने का बेस्ट तरीका होता है इंटरेस्ट रेट को कम करे, क्योंकि अगर बड़े इंडस्ट्रीज लोन नहीं ले रहे हैं तो क्रेडिट साइकिल इंप्रूव नहीं होगा. उनको लोन अगर आप दिलाओगे तो क्रेडिट साइकिल इंप्रूव होगा, अगर वो लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, और अगर मार्केट में पैसा आएगा तो लोग एक्सपेंस करेंगे. अभी वो प्रोसेस एकदम नहीं हो रहा. जस्ट लुकिंग एट द फूड इन्फ्लेशन, आर आरबीआई इज थिंकिंग टू वेट एंड नॉट डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी, एंड अगर ये सॉल्व नहीं होता है जल्दी देन वी माइट सी दिस प्रॉब्लम गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. So these are the 3 4 issues that I'm talking about. SIP inflows record high, consumer expense record low in terms of growth rate, not amount terms, in terms of growth rate. Third, food inflation record high, core inflation record low. We are seeing a contrasting image right now. And of course, it's not related to India, Canada, or India, USA issue that FIs are pulling out money. So, guys, you should not think about those things. That's why FI is pulling out. FI is simply pulling out money because we are overvalued in terms of our earnings. Our earnings is low and the market is at all-time high. We are still just 5 to 6% below from ATH level. So we are still very expensive because our earnings are not growing that well. So these are the points, Devraj. And yes, I've covered the earnings as well, right? सो काफ़ी सारी चीज़ें अभिषेक आपने बता दी। आ, तो जैसे बात करते हैं मार्केट की, तो मैं एक बार क्विकली रिव्यू भी कर देता हूँ कि मार्केट के बारे में बताया कि मार्केट 88 से ज़्यादा नीचे नहीं गिरे, यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हैं। एचएनएस टाइप स्ट्रक्चर तो है, डेली वीडियो में मैंने बताया था, बट ओवरऑल देखते हैं फॉलो अप बाइंग सेलिंग के हिसाब से फंड फ्लो होता है। लेकिन हाँ, 88 से ज़्यादा नहीं गिरे हैं। सेकेंड, जैसे चाइना में फ्लो जा रहा है, पहले भी वीकली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो वहाँ पे उन लोग को अगर लग रहा है अंडर वैल्यू, तो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन अपना पोर्टफोलियो का शिफ्ट करते हुए चाइना साइड लॉन्ग बन रहा है, तो वो भी इम्पैक्ट है। साथ ही साथ जो अर्निंग अर्निंग के हिसाब से ग्रोथ में अगर हम देखें तो बजाज ऑटो के कम आए जैसा बोल रहे थे, नेस्ले के भी रिजल्ट उतने कुछ खास नहीं आए वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर, डी मार्ट का गंदा है, रिलायंस रिटेल का भी अगर हम देखते हैं तो उनके भी आई थिंक रिटेल साइड के नेगेटिव ही है।
वॉल्यूम ग्रोथ सेल्स वहाँ पे भी आई थिंक उस जियो ने बचाया। बेसिकली जियो के काफ़ी अच्छे शानदार नंबर थे डिजिटल साइड के। लेकिन हाँ, कंजम्पशन साइड आई थिंक इन्वेंट्री का भी फिर है, बाकी कार कंपनी का भी। तो ऐसा चल रहा है कि दिवाली सेल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर अब काफ़ी लोग ट्रैक करने वाले हैं कि अगर दिवाली में व्हीकल्स की सेल्स कम होगी तो इससे फिर समझ जाएगा कि जो लार्ज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उधर फ्लो थोड़ा रुक गया है। एक है रियल स्टेट, अब कोई आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई तो बेंगलोर में चलो क्राइसिस हो गया, तो ये भी दिवाली के बाद वाला जरा सेल्स देखेंगे कि रियल स्टेट का सेल्स बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ। और इसके विपरीत जैसा अभिषेक आपको बता रहे थे, वेल्थ मैनेजमेंट के नंबर ऑल टाइम हाई पे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी इसमें एक चीज़ ये स्टडी करनी पड़ेगी कि जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर उनका क्या प्रेफरेंस है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रीवियस जनरेशन थी वो फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर मनी ज़्यादा रखती थी। तो एफडी से मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है वो दिख रहा है एसआईपी के थ्रू। लेकिन जैसा अभिषेक ने एक पॉइंट उठाया कि जो नई यंग जनरेशन है, जो नई वर्कफोर्स में ऐड हो रही है, क्योंकि अब सभी को एसआईपी के एडवांटेजेस के बारे में पता है, तो जो स्टार्टिंग से ही एसआईपी का अमाउंट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है इन दी लॉन्ग टर्म, लेकिन क्या वो क्वांटम ज़्यादा है? लेट्स जो अभिषेक आपको बता रहे थे कि एक्सपेंस डिस्क्रिशनरी कम हो रहा है, लेट्स से अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो उनको सारी चीज़ें निकाल के अगर वो ही 60,000 का एसआईपी चल रहा है और 40,000 ही वो हो रहा है, हालांकि अच्छी बात है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वो पैसा अगर इकोनॉमी में रोटेट नहीं होता तो फिर अगेन कंजम्पशन पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है। हालांकि देखते ये कैसा आगे जाके बढ़ता है और जेनजी के कैसा बिहेवियर है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक कमेंट करें जिसमें आप ये बताएं कि आप भी जब एसआईपी कर रहे हैं, क्या आपके माइंड में सेकंड थॉट आता है कि मैं अभी अपना एसआईपी बढ़ा देता हूँ, एक्सपेंडिचर को डिले कर देता हूँ? तो ये आप कमेंट में करें, इससे हमें भी मदद मिलेगी, हमें भी डेटा और देखने मिलेगा। जो अभिषेक एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे असर पड़े, और खासकर जेन जी के तरफ से इनिशियली वो पैसा इकोनॉमी में जाने के बदले स्पेकुलेशन के अंदर, जैसे एफएनओ का भी हम देख रहे हैं इतना सारा सर्कुलर कि इतनी सारी लीकेजेस हैं और बड़े आईपीओज भी काफ़ी आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये सब लीकेजेस भी है, जो लीकेजेस इन द सेंस कि वो पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं आ रहा, तो वो साइकिल घूम नहीं रही है जो अपनी इकोनॉमी की साइकिल होती है। तो आई थिंक आप कमेंट करके बताइए कि एसआईपी के डिसीजन की वजह से क्या आपने थोड़ा सा अपना जो एक्सपेंडिचर है, इमीडिएट एक्सपेंडिचर, वो थोड़ा सा आगे पुश किया है कि नहीं किया है। इससे हमें डेटा में भी मदद मिलेगी और हमें पता चलेगा कि हमारे व्यूअर्स का एक्चुअल जो डेटा है वो क्या है। तो दोस्तों ये तो हो गया अभिषेक ने जो आपको बताया ओवरऑल फंडामेंटली कि मार्केट के अंदर एफआईज की सेलिंग है, वीकनेस है। लेकिन ये सब के बावजूद एक चीज़ को तो हमको मानना पड़ेगा कि मार्केट ने करेक्शन काफ़ी कम दिया है। सो इसको तो हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जो फ्लोस है खासकर डीआईएस के या जो अभी बाइंग चल रही है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। और मार्केट हमने पहले जो देखे थे पैंडेमिक फॉल में या पुराने फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर, जब भी एफआई एकदम क्वांटम से बेचते थे, ओवर $10 बिलियन तो बेच ही चुके हैं, तो वो टाइम पे निफ्टी संभल नहीं पाता था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मिड कैप भी संभले हुए हैं। यहाँ पे रहा मिड कैप का चार्ट, हम देख सकते हैं मिड कैप तो ज़्यादा करेक्ट नहीं किया है निफ्टी की तरह, ऑलमोस्ट ऊपर ही साइड ही कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि आप देखिए मिड कैप कितना बढ़ गया है नीचे से। मैं ये वीकली चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे 2023 की जो रैली है ये 30,000 से स्टार्ट हुई थी और ये 60,000 तक पहुंच गई। ये इतना जाने के बावजूद एक ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो इससे पॉजिटिव ये मिलता है। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन है कि थोड़ा बहुत हम अब कॉशन रहेंगे, इसलिए मेरा अगले हफ्ते का जो व्यू रहेगा वो न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव साइड रहेगा। पर काउंटर, क्योंकि अभी भी हमें चार्ट्स पे दिक्कत नहीं दिख रही, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और एक रिवर्सल काउंटर के ऊपर रिव्यू करेंगे जो है किर्लोस्कर ब्रदर। अब यहाँ पे मैं किर्लोस्कर ब्रदर का अगर चार्ट देखता हूं तो यहाँ पे मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न मिलता है। सेकंड, यहाँ पे फिबोनाकी पे रिट्रेसमेंट देखूं तो गोल्डन रेशियो पे आता है, इन द सेंस अगर हमने नीचे से ऊपर अगर 100% बढ़े तो वापस कितना पीछे आए, तो वापस 61% पीछे आ गए मूव का। अब यहाँ पे ये एक अच्छा रिवर्सल स्पॉट है जहाँ पे कप एंड हैंडल
वॉल्यूम इंक्रीज ऑन दी हैंडल हम देख सकते हैं। जो प्रोफाइल है पैटर्न की, हैंडल के ब्रेकआउट के नियर वॉल्यूम इंक्रीज, कप के लो पे वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कप का ऊपर का मूव में वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर रेजिस्टेंस डिफाइंड है, 1900 का लेवल है। 1900 का लेवल अगर पार करेगा तो मेरे हिसाब से 1900 का ये लेवल, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए। और ये रिवर्सल है, क्योंकि हमारा व्यू न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव साइड है। अभी फ्राइडे को रिकवरी अच्छी आ गई, ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन नहीं मिला हमें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आगे आने वाले हफ्ते में नहीं मिले, मतलब तो इस वजह से थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ बढ़ेंगे और रिजल्ट्स भी और जैसे जैसे आते जाएंगे तो क्लैरिटी बेहतर मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट के चांसेस लग रहे ऑन दी रिवर्सल साइड, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी रनअप था, रनअप के बाद अच्छा खासा करेक्शन दिया, अब कप एंड हैंडल बॉटम फॉर्म कर रहा है। तो ये काउंटर मेरे रेडार पे रहेगा फॉर दी नेक्स्ट वीक। और दोस्तों अब काउंटर के अंदर पैटर्न तो काफ़ी सारे बनते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि आपको एक केस स्टडी वे में हम एक्सप्लेन करें। जो भी मेरा डेली वीडियो देखता है या फिर हमारे वीकली वीडियो देखते हैं, तो आपको मैं काउंटर कभी कभी नहीं भी बताता चार्ट स्टडी पे, और कभी कभी मैं 2 देता हूँ, और मार्केट वाकई में अगर बहुत अच्छा होता तो मैं 4 काउंटर पे भी केस चार्ट स्टडी करता हूँ। पर हमारा उद्देश्य ये है कि मैं आपको नंबर ऑफ काउंटर ना, मतलब बताने के लिए तो जैसा बता रहा हूँ 50 काउंटर पे चार्ट पैटर्न मिल जाएंगे, लेकिन वो गलत डायरेक्शन हो जाएगा। मेरा काम है आपको समझाना टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर मार्केट ब्रेथ वीक हो रही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट आर गिविंग ब्रेकआउट वो कम होते जा रहे हैं। इस वजह से हमारा ये काम होता है कि हम 50-50 स्टॉक पे 5-5 स्टॉक हर दिन, 5-10 स्टॉक हर रोज, 5-10 स्टॉक निकालते नहीं बैठे, उसकी बदले लिमिटेड पे चार्ट स्टडी करें और आगे जाके उस पर क्या बिहेवियर आता है उसको ट्रैक करें। स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर मैं 10-10 स्टॉक के ऊपर चार्ट पैटर्न बनाऊं, मेरे को पता है 2-3 तो वर्क करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूं देखो ये चार्ट पैटर्न है। तो ये काम हम नहीं करते। हमारा बेसिकली फोकस इस पे रहेगा कि क्वालिटी काउंटर को हम देखें और उस पर चार्ट स्टडी करें, और आप एज अ केस स्टडी की तरह देखें उसके ऊपर। क्योंकि मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं अगेन, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है हम जो देते हैं। जो भी हम डिस्कस करते हैं, टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। अभिषेक, एनीथिंग टू ऐड? ओके, आई थिंक दिस इज इट देन। हम मिलते हैं हम अपने अगले वीकली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।